जय हिंद। सीएजी कैग फुल फॉर्म क्या है इसका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। और क्या हिंदी में क्या बोला जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कैग है इसका वर्णन संविधान में देखने मिलता है या नहीं? बिल्कुल मिलता है। संविधान के भाग 5 में आपको आर्टिकल नंबर 148 से 151 तक आपको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात हमको ये पता चल गया कि ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब या फिर ये जो पद है सीएजी का एक संवैधानिक पद है। अच्छा, इसके कार्य क्या होते हैं मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा आपको कि ये ऑडिटिंग का काम करता है और लेखांकन का काम करता है। ठीक है, अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का काम कौन करता है? अच्छा, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग किसकी होती है? वित्त की होती है। पैसे का ही तो लेखा जोखा होता है, तो वो काम कौन करता है? सीएजी करता है। चलिए समझते हैं कि सीएजी की कार्यशैली क्या है और किस प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हिंदी में सीएजी को क्या कहा जाता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक कैसा प्राधिकरण है? किसी भी प्रकार की कार्यपालिका का या सरकार का सीएजी के ऊपर अधिकार या फिर दबाव नहीं हो सकता है। यह स्वतंत्र रूप से क्या करता है? अपना कार्य करता है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक होता है। जो भारत का लेखा परीक्षा डिपार्टमेंट है, यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड और ऑडिटिंग से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, उसका हेड कौन होता है? सीएजी होता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 में देखने मिलता है। मतलब कितने आर्टिकल्स? सिर्फ 4 आर्टिकल्स में हमें इसका वर्णन देखने मिलता है। यह एक संवैधानिक कैसे हो गया संवैधानिक? ये क्योंकि आपको संविधान में इसका उल्लेख मिल गया, मतलब ये एक संवैधानिक निकाय हो गया। और सीएजी की मैं आपको बॉडी बता देता हूं कि सीएजी की बॉडी में केवल एक ही सदस्य होता है, वो स्वयं कौन होता है? सीएजी। इसलिए ये कैसा निकाय है? एक सदस्य निकाय है। कैसा निकाय है? एक। कोई हेल्पर्स नहीं है, कोई सहायक नहीं है, कोई अन्य आयुक्त नहीं है, केवल एक कौन होता है? कैग होता है। अब देखो, सीएजी को सार्वजनिक धन का क्या बोला जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक। क्यों? क्योंकि ये जो सार्वजनिक धन है जो भारत के लोगों के टैक्स के द्वारा जा रहा है, किसको? कार्यपालिका को जा रहा है। और उसका उपयोग जो कार्यपालिका कर रही है वो सही उपयोग कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख कौन करेगा? सीएजी करेगा। और अगर गलत उपयोग कार्यपालिका ने किया तो उसको भी रिपोर्ट में मेंशन कौन कर देगा? सीएजी कर देगा। तो एक डर बना रहना चाहिए इस वित्त को उपयोग करने से पहले। देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण एवं लोक वित्त का प्रहरी होता है। लोक वित्त मतलब जो जनता के द्वारा टैक्स के स्वरूप में जो पैसा कार्यपालिका को दिया जाता है, पटाया जाता है, वही पैसे का संरक्षक या प्रहरी कौन होता है? अगर सीएजी ना हो, अगर कोई लेखा जोखा रखने वाला ना हो, तो कार्यपालिका अंधाधुंध उस पैसे का गलत उपयोग भी कर सकती है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और कैग को बोला जाता है वॉच डॉग, है ना, जो देखता रहता है। वॉच डॉग के नाम से भी इसको जाना जा, कोई अच्छा ही नाम रख देते, है ना। इसे वॉच डॉग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये चीजें? किस भाग में है वर्णन? भाग 5 में। किस आर्टिकल में? 148 से 151 तक। क्या ये संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक है। कितने सदस्यीय? एक सदस्यीय है। ठीक है, चलिए। मुख्यालय कहां पर है? अब थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक परिदृश्य देखना। सबसे पहले 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महालेखाकार का जो ऑफिस है इसका क्या किया जाता है? याद रखना, मैंने बोला महालेखाकार क्योंकि अभी तक इसका नाम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं पड़ा है। सबसे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? महालेखाकार। तो 1858 1858 याद आ रहा? रानी का शासन। 1858 महालेखाकार का कार्यालय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद 2 वर्ष के पश्चात सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल, है ना, यानी पहले इसके प्रमुख कौन बने अधिकारी? आपके एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। तो हमें यह भी पता चल गया कि इसका ऑफिस बना 1858 में। किसने बनाया? कैनिंग ने। और इसके पहले जो आपके थे पहले ऑडिटर थे वो कौन बने? आपके एडमंड ड्रमंड। अब क्या होता है 6 वर्ष के पश्चात 1866 में इस पद का नाम बदल दिया गया। क्या नाम है अभी तक?
अब इसका नाम रख दिया गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक, पर अभी भी इसका नाम वो नहीं हुआ है जो आज है। ठीक है, अभी भी इसका नाम क्या रखा गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 1866 में। अब होता है 1884 में ये कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाने लगता है भारत के नियंत्रक और महालेखा, ये नाम है जिससे हमें मतलब है। किस वर्ष रखा गया, अब ये इंपॉर्टेंट, 18, क्या नाम रख दिया गया इसका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वापस चलते हैं। सबसे पहले 1858 में क्या किया गया, महालेखाकार का कार्यालय बनाया गया, किसके द्वारा, ठीक है। इसके 2 वर्ष के पश्चात किसे, एडवर्ड ड्रमंड को इसके पहले ऑडिटर नियुक्त कर दिया गया। फिर 1866 में इसका नाम नियंत्रक एवं, क्या अभी भारत लगा इसके नाम के पहले, नहीं रखा है। 1884 में इसका नाम रख दिया जाता है भारत के, अब देखो क्या होता है, 1919 में आया था भारत सरकार अधिनियम, याद है। भारत सरकार अधिनियम के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाता है, अर्थात इसको अब एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्योंकि अगर महालेखा परीक्षक सरकारी नियंत्रण में होगा तो वो खुलकर काम नहीं कर सकता, और हो सकता है कि सरकार के द्वारा किए गए गलत खर्चे को भी वो सही दिखा दे। तो इसलिए जरूरी क्या था कि सरकारी नियंत्रण से क्या किया जाए, मुक्त कर दिया जाए। तो मुक्त कर दिया गया 1919 में, और इसे क्या बना दिया गया, एक वैधानिक संस्था। संवैधानिक, अभी ये जब संविधान बना ही नहीं है अभी तक, तो संवैधानिक संस्था ही कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्या बनाया गया, वैधानिक। अब सुनना, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। और स्वतंत्रता के पश्चात जब संविधान बन गया तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका संवैधानिक निकाय। आपके पास कोई ऐसी दिनांक या डेट नहीं है जिसमें आप बोल सको कि इस दिनांक को सीएजी बना, आपको बस ये वर्ष क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। और 1958 में क्या किया गया कि पहले सीएजी के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर क्षेत्र शामिल नहीं था, पर 1958 में सीएजी के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो याद रखना, आजादी के समय भी जब सीएजी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तब जम्मू कश्मीर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर था, पर 1958 में उसे वापस से उसके क्षेत्राधिकार में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो वर्ष बस मुझे आप ये सीक्वेंस बताइए, 1858 के बाद 60, 60 के बाद 66 के बाद फिर 1919, फिर आजादी, और फिर 1958। तो चलो ये 3 चीजें तो ठीक है। सबसे पहले 58, 60, 66 और 84 आपको देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला वर्ष मुझे बताइए, 1800, किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा एक कार्यालय बनाया गया, किसका, महालेखाकार का कार्यालय। ठीक है, महालेखाकार का कार्यालय बनाया गया। कितने वर्ष बाद चले अब, 1860 में क्या किया गया, एडमंड, क्या नाम था, एडवर्ड, एडवर्ड, एडवर्ड ड्रमंड को क्या बनाया गया, पहला ऑडिटर बनाया गया। अब कब चले, 1800, क्या होगा, क्या नाम होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब कब चले, 18, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर क्या होता है, अभी तक ये सरकार के नियंत्रण में है। फिर क्या होता है, 1919 में इसे क्या बना दिया जाएगा, इसे दे दिया जाएगा वैधानिक दर्जा। ठीक है, और आजादी के बाद जब संविधान हमारा बन जाएगा तो इसे दे दिया जाएगा
संवैधानिक दर्जा, और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 148 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति फिर कर सकता है। और लास्ट में 1958 में किसको? जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को भी इसमें शामिल या इसके क्षेत्राधिकार में शामिल कर दिया गया। तो ये था इसका ऐतिहासिक परिदृश्य। अब देखते हैं सीएजी क्या है, सीएजी की योग्यता क्या है, नियुक्ति कौन करता है, इस्तीफा कौन लेता है, इसका कार्यकाल कितना है, सेवा शर्तें कितनी है, ठीक है, और किस चीज का उल्लेख संविधान में है, किसका उल्लेख संविधान में नहीं। चलिए देखते हैं नियुक्ति एवं शपथ। नियुक्ति किसके द्वारा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि आर्टिकल नंबर 148 के द्वारा राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो एक सीएजी की नियुक्ति कर सकता है। अब राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, परंतु किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही नियुक्ति की जाती है। यानी जिसे नियुक्त किया जा रहा है वो किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये नियुक्ति किसने की? अब एक चीज सुनना, सीएजी शपथ लेता है, क्लियर है? सीएजी जो होता है वो क्या करता है? शपथ लेता है। और उसे शपथ कौन दिलवाता है? या तो राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति यदि उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति उसे क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। कौन दिलाता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलवाएगा? या फिर उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। हमें पता चल गया कि नियुक्ति कौन करता है, पर किसकी सलाह पे करता है, और शपथ कौन दिलाता है, और यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो? अब देखो इसका कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष, अर्थात या तो 6 पहले हो जाए या तो। अच्छा ये चीज मैं आपको अभी बता देता हूं कि एक बार सीएजी बनने के पश्चात आप भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी अन्य पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सीएजी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य के अधीन कोई अन्य पद धारण। इसके बाद वेतन व अन्य सेवा शर्तें। अब सुनना, राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता है, कौन करता है? संसद। वेतन और सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? और हम जानते हैं कि वेतन पे किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। और वेतन, अभी पूछा जाएगा कि वेतन किसके समान, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और अभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो वेतन है लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। तो अभी इनको कितनी मिल रही होगी? 2.5 लाख रुपए प्रति माह, 2.5 लाख रुपीस, ठीक है। तो सीएजी की नियुक्ति किसने की? शपथ किसने दिलाई? नियुक्ति किसकी सलाह पर? अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो कौन शपथ दिलाएगा? सेवा शर्तें, वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? संसद। इसका कार्यकाल कितना होता है? क्या ये किसी अन्य पद पर अपने सेवानिवृत्ति के बाद हो सकते हैं? नियुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और वेतन किसके समान होगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। फिर देखते हैं त्यागपत्र व निष्कासन। नियुक्ति किसने करी? त्यागपत्र भी कौन लेगा? पद से भी कौन हटाएगा? त्यागपत्र किसके नाम से जाएगा? पद से हटाने की शक्ति पर सीएजी को केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ये वही प्रोसेस आ गई, मतलब दोनों सदनों की सहमति के पश्चात 2/3 बहुमत के साथ ही क्या करा जा सकता है? हटाया जा सकता है। अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव पास करके। यदि पूछा जाए कि सीएजी को कौन हटा सकता है तो जवाब होगा राष्ट्रपति। पर सीएजी को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अच्छा अब ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान क्या होता है? इसका मतलब 2/3 विशेष बहुमत के साथ दोनों सदनों की स्वीकृति के पश्चात, स्वीकृति मतलब पास करके, प्रस्ताव को पास करके आप उन्हें पद से हटा सकते हैं। अच्छा पद से हटाने का आधार क्या होगा? तो दुर्व्यवहार या अक्षमता, इस आधार पर आप उन्हें हटा सकते हैं। और इस्तीफा यदि वो देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब वही चीज आ गई रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन। रिपोर्ट सौंपते हैं आयोग, वैसे ही सीएजी भी रिपोर्ट सौंपते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को किसके समक्ष रखेंगे?
संसद के सदन के पटल पर रखते हैं। अब एक चीज सुनना, अगर किसी राज्य से संबंधित रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति डायरेक्ट वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को किसके समक्ष रखेगा? विधानमंडल के। सीएजी की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को भी सौंपी जाती है, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य के, सीधी सी बात है, केंद्र की रिपोर्ट गई राष्ट्रपति के पास, उसने रख दिया संसद के पटल पे, और राज्य की रिपोर्ट गई राज्यपाल के पास और उन्होंने रख दिया विधानमंडल के पटल पर। क्लियर है? अब देखना, 3 प्रकार की रिपोर्ट्स होती हैं। सीएजी राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है। कितने प्रकार की? 3। सबसे पहले नाम देखिए, विनियोग खाते पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। पहले कौन सी हो गई? विनियोग। अब विनियोग खाते वो होते हैं, अर्थात जो पैसा खर्च किया गया है, ठीक है, जो पैसा कार्यपालिका के द्वारा योजनाओं में या कार्यों में खर्च किया गया है। फिर होता है वित्त खातों पर लेखा परीक्षा करना। वित्त खातों पर लेखा परीक्षा यानी जो वित्त खाते हैं उनकी ऑडिटिंग करना, है ना। ऑडिटिंग करना मतलब उनको देखना कि कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, ये काम करना। इससे संबंधित रिपोर्ट को लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसके समक्ष रखता है? राष्ट्रपति के समक्ष। और तीसरी रिपोर्ट होती है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा। सार्वजनिक उपक्रम मतलब हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गए, जैसे भेल, ओएनजीसी, इनको भी ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। और इनको यदि ऑडिट सीएजी करता है तो इससे संबंधित रिपोर्ट भी वो किसके समक्ष रखता है? राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। तो 3 प्रकार की रिपोर्टें, विनियोग खातों से संबंधित, वित्त खातों पर लेखा परीक्षा और सार्वजनिक उपक्रम पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। 3 रिपोर्टें किसके समक्ष रखता है? वो राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। जो पैसा खर्च हुआ है, जो पैसा खर्च हुआ आया, उसकी ऑडिटिंग, और जो सरकारी उपक्रम है उनकी ऑडिटिंग से संबंधित रिपोर्टें। क्लियर है? तो ये काम करता है कौन? आपका सीएजी। अब देखना, सीएजी 2 प्रकार के काम करता है, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूं लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग, इसका मतलब क्या होता है? सीएजी 2 प्रकार के काम करता है। पहला होता है अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, ठीक है, कि कैसे पैसा आया, पैसा कितना गया, कितना पैसा लगा, कितने पैसे की आवश्यकता रही, ठीक है, तो हिसाब किताब रखना। ऑडिटिंग का मतलब होता है खर्च की जांच करना, है ना, कि कितना पैसा खर्च हुआ है, जो पैसा खर्च हुआ है वो वैध है, लीगल है, या आवश्यकता से अधिक उसमें खर्च कर दिया गया, है ना। तो 2 चीजें की जाती हैं, एक लेखांकन और एक लेखा परीक्षा। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना, इसलिए सरल भाषा में यहाँ लिखा हुआ है हिसाब किताब करना। दूसरा ऑडिटिंग अर्थात लेखा परीक्षा, खर्च की जांच करना। अब इन 2 शब्दों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे वाली स्लाइड में ये काम आने वाले हैं। ऑडिटिंग मतलब, और ऑडिटिंग अकाउंटिंग मतलब, और ऑडिटिंग मतलब खर्च की जांच करना। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। क्लियर है? चलें आगे की स्लाइड में। अब देखो क्या होता है, 1971 में एक महालेखा परीक्षक अधिनियम आता है, ठीक है। आपसे यदि पूछा जाए महालेखा परीक्षक अधिनियम कब आया है, तो वो आया है आपका 19, ये सिर्फ आपको डेट याद रखना है, 1971 में कौन सा अधिनियम आया है? महालेखा परीक्षक अधिनियम आया है। अब सुनना, 1950 हमारा संविधान लागू हुआ, संवैधानिक संस्था बन गया। 1950 से लेकर 1976, ये डेट अभी याद करो, 1950 से लेकर 1976, 1915 से 50 से लेकर 76 तक जो सीएजी था, भारत का जो कैग है ये, ठीक है, जो सीएजी था वो केंद्र सरकार के लिए संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, 3 प्रकार की निधियां होती हैं। संचित निधि, लोक लेखा निधि, और जब हम संविधान में आगे बढ़ेंगे तो मैं तीनों निधियों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। आकस्मिक निधि से किए जाने वाले व्यय की दोनों चीजें, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। 1950 से लेकर 1976 तक जो सीएजी है वो केंद्र सरकार के लिए ऑडिटिंग भी कर रहा है और अकाउंटिंग भी कर रहा है, मतलब हिसाब किताब भी कर रहा है और खर्च पर निगरानी भी रखे हुए है। दोनों काम कर रहा है। कब से कब तक? 1950 से लेकर अब सुनना, 1976 के पश्चात जो कैग है आपका, जो कैग है आपका, वो केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग करता है, मतलब उसने अकाउंटिंग का काम करना अब छोड़ा नहीं है, बंद कर दिया केंद्र सरकार के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग का काम करना उसने बंद कर दिया, किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए, मतलब हिसाब किताब रखना बंद कर दिया, पर खर्च की जांच करना बंद
नहीं किया है। कब से? 1976। देखो 1950 से लेकर 1976 तक ये दोनों काम करता था। वो किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए। पर 1976 के बाद वो केंद्र सरकार के लिए केवल क्या कर रहा है? ये काम करना उसने। परंतु 1950 से लेकर आज तक सीएजी राज्य सरकार के लिए, जो राज्य सरकार उनके लिए ये भी करता है और ये भी। सीएजी 1976 के बाद केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग करता है, पर 1950 से लेके आज तक सीएजी राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग भी करता है और अकाउंटिंग भी करता है। चीज समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 1950 से लेकर 1976 तक इसने केंद्र सरकार के लिए दोनों काम किए, अकाउंटिंग भी किया, ऑडिटिंग भी किया। 1976 के बाद 1971 में आपका अधिनियम कौन सा आ गया? महालेखाकार अधिकार अधिनियम। 1976 पे इन्होंने क्या कर दिया? इसके लिए अकाउंटिंग करना बंद कर दिया। केंद्र सरकार के लिए केवल क्या करने लगा? ऑडिटिंग। और 1976 में तो केंद्र सरकार के लिए बंद कर दिया, पर 1950 से लेकर आज तक ये राज्य सरकार के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही कार्य कर रहा है। क्लियर है? परंतु राज्य सरकार के लिए जो कैग है आपका, ये 1950 से आज तक ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों ही कार्य करता है। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए कि कब से अकाउंटिंग का कार्य बंद किया था केंद्र सरकार के लिए सीएजी ने, तो कब से किया है? 1976 से। बाकी राज्य के लिए वो दोनों कार्य करता आ रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सीएजी के मुख्य कार्य क्या होते हैं वो सरल भाषा में समझ लो। सीएजी भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि से संबंधित खातों की क्या करता है? परीक्षण या जांच करते हैं। यानी संचित निधि मतलब जो आप खर्च करते हो संचित निधि से, यानी जो आप वेतन मान देते हो उन सभी की क्या करता है? जांच करता है। भारत की आकस्मिक निधि, भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते में होने वाले खर्चों की भी क्या करता है? वो जांच करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खाते, बैलेंस शीट, अन्य अतिरिक्त खातों को भी क्या करता है? अच्छा, ऑडिट करने का मतलब क्या होता है? खर्च की जांच करना। यानी आपने ट्रेडिंग में, विनिर्माण में, लाभ हानि, बैलेंस शीट में सब वो चेक करता है कि खर्च सही हुआ है या नहीं। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र व राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले, वित्त पोषित मतलब जिसे केंद्र या राज्य सरकार क्या देती है? वित्त देती है। वित्त पोषित होने वाले सभी निकाय, प्राधिकरण, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको निकाय प्राधिकरण बहुत अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, निकाय प्राधिकरण, सरकारी कंपनियां, निगम, निकाय, बात किसकी हो रही है? जो कहां से वित्त पोषित है? केंद्र और राज्य सरकार से। कि आय व्यय का क्या करना? परीक्षण करना कि सरकार जिस जिसको पैसा दे रही है उन सभी निकाय और प्राधिकरणों की भी क्या करना? जांच करना। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों को ऑडिट करना। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल बोलते हैं, अब मान लीजिए कोई ऐसा निकाय है जो इसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, जो इसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? उसे अन्य निकाय का भी कार्यभार सौंप सकता है। ठीक है, इसके बाद केंद्र और राज्यों के खातों जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को क्या देता है? जो केंद्र और राज्य हैं उनके खाते जो है उनका प्रारूप यानी उनका जो ड्राफ्ट है वो किस स्वरूप में होगा, इसकी सलाह कौन देता है आपको? सीएजी देता है। ठीक है, केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को। ये इसकी क्या है? कार्य है। और भी कार्य है। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सौंपता है? और राष्ट्रपति से कहां रखता है? सदन। देखो दोनों सदनों मतलब लोकसभा और किसी राज्य से खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सौंपता है? और राज्यपाल इसे कहां रखता है? विधान। ये चीज हमने देख ली है। अब देखो कुछ निगम है जिनको ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है। कुछ निगम की लेखा परीक्षा कैग द्वारा की जाती है, जैसे अब ये नाम याद रखेंगे आप लोग, दामोदर घाटी निगम, तेल एवं गैस प्राकृतिक आयोग, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन।
इनको ऑडिट कौन करता है? सीएजी। इनके द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी नहीं, कौन करता है? सीएजी करता है। पहला दामोदर घाटी निगम, तेल एवं गैस प्राकृतिक आयोग और इंडियन एयरलाइंस। नाम सुना है? इंडियन एयरलाइंस। इसके अलावा जो अन्य निगम है, अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी यानी प्राइवेट निजी पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। पर ये जो निजी पेशेवर अंकेक्षक होते हैं ना, जो ऑडिटर्स होते हैं ना, इनको जो नियुक्त किया जाता है वो किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? सीएजी जिसको बोलेगा उसे। ऐसा नहीं कि सरकार किसी को भी अंकेक्षक को लेकर आए और बोल दी कि आप इन निगमों का क्या कर दो? ऑडिट कर दो। नहीं, नियुक्त कौन करवाएगा? सलाह कौन देगा? सीएजी सलाह देगा कि हाँ ये व्यक्ति सही है, आप इससे ऑडिट करवा लीजिए। अंकेक्षकों द्वारा कैग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करके की जाती, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम इत्यादि। अब ये जो निगम है इनको डायरेक्ट कैग ऑडिट नहीं करता, इन्हें कैग ऑडिट करवाता है किससे? जो निजी अंकेक्षक हैं। परंतु ये जो निजी अंकेक्षक हैं जो नियुक्त किए जाएंगे, ये किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाएंगे? सीएजी की सलाह पर ये नियुक्त किए जाएंगे। क्लियर है? सीएजी किसकी करता है ऑडिटिंग? दामोदर घाटी, तेल एवं प्राकृतिक गैस और इनकी करता है। अब जो दूसरे निगम बचे जिसे सीएजी नहीं करता परंतु अपने द्वारा सलाह किए गए या अपने द्वारा नाम दिए गए लोगों से करवाता है, वो कौन कौन से हैं? केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक वित्त निगम। ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है? अगर पूछा जाए, 4 स्टेटमेंट दिए जाएं तो पता होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि सरकार के उपक्रमों को करता है, पता होना चाहिए कि ये जो निगम है इनको भी कौन करता है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने आपको 4 स्टेटमेंट दिए और बोला है कि एक उसमें से असत्य बताइए, और उन्होंने चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि सीएजी के द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम और औद्योगिक वित्त निगम को भी क्या किया जाता है? ऑडिट किया जाता है। देखने में तो सही दिख रहा है क्योंकि हमने उसको कार्यों में पढ़ लिया है, परंतु अगर ध्यान से पढ़ें तो इसको सीएजी नहीं करता है, इसे करते हैं निजी पेशेवर अंकेक्षक, जो किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार के सवालों में हमको फंसना नहीं है। इसके अलावा अब सुनो, संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप और मित्र के रूप में कार्य करता है। पहले मेरी एक बात सुनो, ये जो लोक लेखा समिति होती है ना, ये संसद द्वारा बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? सीएजी की एक रिपोर्ट आई, उसने किसको दिया? राष्ट्रपति को। देखो, ये सीएजी है जो क्या काम करता है? ऑडिटिंग का काम करता है। ठीक है? ये अपनी क्या देता है? वार्षिक रिपोर्ट देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखता है? संसद के सदनों में रखता है। अब जब संसद के सदन में ये रिपोर्ट पेश की जाती है तो ये जो रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट की क्या की जाती है? जांच। इसका मतलब कैग के द्वारा दी गई रिपोर्ट की भी क्या की जाती है? और ये जो जांच की जाती है इसके लिए एक बनाई जाती है समिति। क्या बनाई जाती है? और इस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। तो सवाल पूछा जाए लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, तो क्या है? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। लोक लेखा समिति किसके द्वारा गठित की जाती है? तो संसद के द्वारा गठित की जाती है। आगे की स्लाइड में इसको डिटेल में बताया है, फिलहाल ये समझो। अब क्या होता है, अब लोक लेखा समिति जब जांच कर रही है इस रिपोर्ट की, तो इसको बीच बीच में कुछ कठिनाइयां भी आएंगी या कुछ चीजें हो सकते हैं जो समझ में ना आए। तो उस लोक लेखा समिति के मित्र के रूप में काम कौन करता है या सलाहकार के रूप में काम कौन करता है? कि लोक लेखा समिति को जिस जिस बिंदु पर सीएजी की आवश्यकता पड़ेगी उसको समझने के लिए, तो उसके मार्गदर्शक के रूप में मित्र और सलाहकार के रूप में कौन कार्य करेगा? तो याद रखना, अगर सवाल पूछा जाए कि लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक मित्र कौन होता है, तो वो होता है सीएजी, क्योंकि वो सीएजी की ही जांच, उसकी रिपोर्ट की ही क्या करती है? जांच करती। समझ में आया? अब लोक लेखा समिति देख लो। सबसे पहले लोक लेखा समिति संसद द्वारा कैग की रिपोर्ट की जांच। इससे फ्रेंडली हो जाओ इस समिति से जब आप, ठीक है? ये एक संसदीय समिति है जो आपके कैग की रिपोर्ट की जांच के लिए बनाई जाती है। हमेशा इससे एक सवाल ये पूछा जाता है कि इसका काम क्या है, तो वो हमें पता चल गया। दूसरा सवाल पूछा जाता है इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 22 सदस्य, जिसमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा से आते हैं और बचे हुए 7 सदस्य आपके 15 लोकसभा से और 7
ये अभी याद कर लो आप, ठीक है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? कैग रिपोर्ट की जांच करना। लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? 22। 22 में से 15 कहां से आते हैं और 7 कहां से आते हैं? लोक लेखा समिति को, अब देखो क्या होता है, खर्च की जांच करने के लिए संसद की एक समिति और होती है, प्राक्कलन समिति, जो हम आगे डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। प्राक्कलन समिति का काम भी सेम होता है, लोक लेखा समिति का काम भी लगभग सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। अब होता क्या है, दोनों का कार्य सेम है, इसलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो किस समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? क्लियर है? किन दो समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है? अच्छे से क्लियर है? होता फर्क बस यही है कि प्राक्कलन समिति में होते हैं 30 सदस्य, और 30 के 30 सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से। लोक लेखा जो समिति थी आपकी, जो लोक लेखा है आपकी, इसमें कितने सदस्य हैं? 22 हैं। इसमें से 15 कहां से आए? लोकसभा, और बचे 7। पर जो प्राक्कलन समिति है, इसमें कितने सदस्य हैं? और ये 30 के 30 कहां से आए? इसका मतलब कि प्राक्कलन समिति में एक भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में सर्वाधिक 30 सदस्यों की संख्या होती है। प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य कहां से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। क्लियर है? समझ में आया लोक लेखा क्या होता है? क्यों सीएजी लोक लेखा के मित्र के रूप में काम करता है? क्योंकि जब वो उसके रिपोर्ट की ही जांच कर रहे हैं और समय समय पर जब रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी, ये समझने की जरूरत पड़ेगी, तो मित्र के रूप में कौन प्रस्तुत हो जाएगा? सीएजी की। हाँ, मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे इस प्रकार का वर्णन क्यों किया गया है या इस प्रकार का ऑडिट क्यों किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान कितने आर्टिकल्स में चर्चा की गई है? 4 आर्टिकल्स में। किस भाग में? संविधान के संविधान के भाग 5 में बोला गया है कि आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक ये सीएजी से संबंधित है, बोला गया है। और हमने अभी जाना कि आर्टिकल नंबर 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो आर्टिकल 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ, सेवा शर्तों से संबंध। अच्छा, सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है? क्लियर है ना? सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? शपथ कौन दिलवाएगा? इस्तीफा कौन लेगा? राष्ट्रपति। पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो आर्टिकल 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें। अब जब इतनी चीजें हो जाती हैं तो फिर हमें उसके कार्य और शक्तियां बतानी है। तो आर्टिकल नंबर 149 क्या बोलता है? कार्य एवं शक्तियां। तो सबसे पहले नियुक्ति, शपथ, और फिर कार्य एवं शक्तियां। आर्टिकल नंबर 150, संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। इसकी सलाह कौन देता है? सीएजी। अर्थात जो संघ और राज्य होते हैं, जो अपने खातों का विवरण देते हैं, वो राष्ट्रपति के अनुसार रखे जाते हैं। अब राष्ट्रपति ये चीज बताता है संघ और राज्य को। देखो, राष्ट्रपति बताते हैं संघ को और राज्य को कि आपको अपने खातों का विवरण किस प्रकार का रखना है। ठीक है, कि खातों का जो आप विवरण रखोगे वो इस प्रारूप में होगा। पर ये जो प्रारूप है, इस प्रारूप पर सलाह कौन देता है? सीएजी। मतलब राष्ट्रपति को सीएजी बोलता है कि प्रेसिडेंट साहब, इस प्रकार का प्रारूप हमको किस में रखना है? खातों के विवरण में। ये चीज आप किसको बता दीजिए? संघ और राज्यों को बता दीजिए। तो आर्टिकल नंबर 150 में क्या किया गया है? खातों के विवरण की बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 151 सीएजी की रिपोर्ट, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन की बात की गई है, जो संसद के प्रत्येक पटल पर रखी जाएगी। सिंपल है। आर्टिकल नंबर 148 किससे संबंधित है? नियुक्ति, शपथ। आर्टिकल नंबर 149 किससे संबंधित है? कार्य एवं शक्तियां। आर्टिकल नंबर 150 किससे संबंधित है? और आर्टिकल नंबर 151 सिर्फ रिपोर्ट, ठीक है, प्रतिवेदन से संबंधित है। आसान है, चारों याद हो गए हैं आपको? आगे बढ़े। चलिए, ये लिस्ट है किसकी? अब तक आपके जो सीएजी रहे, इसमें आपको पहला नाम याद रखना है, पी नरहरि राव। ये आपके पहले क्या है? पहले सीएजी। ये वी है कि एक्चुअल में पी है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, देखना पड़ेगा। पी है शायद, पी नरहरि राव है ये। ठीक है, इसके बाद ए के चंदा रॉय, रंगनाथन, बख्शी, प्रकाश चतुर्वेदी, सोमिया, शुंगलू, कौल राय,
शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि और हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि वर्तमान में आपके सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले नरहरि राव और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है आपके, ठीक है। एक चीज और, अगर आपने ध्यान से नाम देखे हो, अब तक कोई भी महिला सीएजी के पद पर नहीं रही। कोई महिला दिखी है आपको? नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी महिला सीएजी के पद पर नहीं रही है, ठीक है। पहले सीएजी इसको देख लेना ना, ये वी है कि पी है, जो भी होगा चेक कर लेना। वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। दोनों सदनों में कोई भी मंत्री, ध्यान से सुनना, दोनों सदनों में कोई भी मंत्री सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी सदन में कोई भी व्यक्ति आकर ये नहीं कह सकता कि हम सीएजी की तरफ से ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और कोई भी सदस्य ये नहीं कह सकता कि सीएजी ने जो ये काम किया ना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कोई भी क्यों, और एक चीज, जो सीएजी होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही वो विधायक होता है, ना ही वो सांसद होता है, ठीक है। वो संसद का स्थायी सदस्य नहीं होता है। इसीलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो सीएजी होता है वो संसद में आपके हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा का सदस्य होता है। कहां पर? ब्रिटेन में। परंतु भारत में सीएजी सदन का स्थायी सदस्य या फिर सदस्य नहीं होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री। या केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। सर्वोच्च लेखांकन संस्था जिससे कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। सीएजी किसी भी सदन का पदेन सदस्य नहीं होता और सीएजी को गार्जियन ऑफ द पर्स, क्योंकि ये किसकी देखरेख करता है? वित्त की देखरेख करता है, इसलिए इसे बोला जाता है गार्जियन ऑफ द पर्स। ये थोड़ा ठीक था, वहां पे तो वॉच डॉग बना दिया इसको, है ना। और क्या बोला जाता है इसको? वॉच डॉग। क्लियर है ये चीजें? इसके बाद मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का कोई अलग से सीएजी नहीं होता है, परंतु स्टेट में क्या होता है आपका? महालेखाकार। ये महालेखाकार मदद करने के लिए ही है। किसकी मदद करने के लिए? सीएजी की मदद करने के लिए। मध्य प्रदेश के लेखाकार पद की स्थापना कब की गई? 1985, ठीक है। अच्छा, महालेखाकार पद की स्थापना कब की गई केंद्र में? 1858, 1800। किसने किया इसके कार्यालय की स्थापना? कैनिंग ने। मध्य प्रदेश में महालेखाकार एक महत्वपूर्ण वित्त संबंधी प्राधिकरण है। हमें पता है ये सब चीजें क्या देखते हैं? लेखा से संबंधित काम करते हैं और वित्त से संबंधित काम करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में महालेखाकार का कार्यालय कहां पर है? प्रधान कार्यालय। और अगर पूछा जाए उप कार्यालय तो वो कहां पर है? पर एग्जाम में पूछा जाता है ग्वालियर के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। महालेखाकार का मध्य प्रदेश में कार्यालय कहां पर है? उप कार्यालय कहां पर है? भोपाल में। अब देखो इसके प्रमुख कार्य, कोई अलग से प्रमुख कार्य तो हो नहीं सकते। मध्य प्रदेश शासन के वित्त तथा विनियोग संबंधी कार्य और उन्हें भारत की सीएजी को प्रस्तुत करना, मतलब वही वित्त का लेखा जोखा रखना और किसके समक्ष प्रस्तुत करना? सीएजी। और मध्य प्रदेश के ट्रेजरी और सब ट्रेजरी का लेखा परीक्षा करना, ये किसके काम है? मतलब सीएजी से संबंधित ही कुछ थोड़े बहुत काम कौन कर देता है? महालेखाकार। बस पता ये होना चाहिए कि इस पद का सृजन किया गया आपका 1985 में, या इस कार्यालय को खोला गया 1985 में। इसका जो प्रधान कार्यालय है वो है भोपाल, ग्वालियर में, और इसका उप कार्यालय कहाँ पर है? इतनी चीजें बस मध्य प्रदेश में यही है। तो सीएजी समझ में आया? सीएजी की कार्य समझ में आए? आपको समझ में आ गया होगा कि सीएजी कितना महत्वपूर्ण है ना। जो हमारे वित्त से संबंधित कार्य करता है, जो कार्यपालिका को अवैध खर्च करने से रोकता है, वो कौन है हमारा? वो सीएजी है। तो इससे समझ में आ गया होगा आपकी सीएजी कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? तो ये था आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका वर्णन था संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक है, चलो जय हिंद।